हाय, मेरा नाम है हिमांशु और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बात हो सोशल कॉज की, बात हो लोगों की सेवा करने की, या बात हो नेचर की सेवा करने की, या किसी भी तरह की ऐसी चीज़ हो जो सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना हो और उस पर योगदान देना हो, उस पर सबसे आगे नाम होता है डॉक्टर अर्पित बंसल सर का। सर बहुत बहुत वेलकम आपका। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले शुरू करेंगे, स्टार्ट कैसे हुआ और जीवन ज्योति हॉस्पिटल आप रन कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टर हैं आप, तो किस तरीके की चीज़ें रही और कैसे ये आगे बढ़ा, थोड़ा सा पहले इस पे बात कर लेते हैं। ठीक, देखिए जीवन ज्योति हॉस्पिटल मेरे फादर ने शुरू किया था। उनका हमेशा से सपना था कि लोगों तक अफोर्डेबल एंड बेस्ट क्वालिटी केयर दे पाए। तो जब मैं तो उस समय 2 ही साल का था जब जीवन ज्योति हॉस्पिटल हुआ, और इत्तेफाक से आज ये दिन है कि आज 35 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। आज हमारा एनुअल डे है जीवन ज्योति का। आज हम अभी एक सुंदर कांड भी करने वाले हैं, अभी यहाँ से मेरे को वहीं जाना है। तो काफ़ी इत्तेफाक की बात है ये। और तो आज 35 ईयर्स कंप्लीट हो गए जीवन ज्योति हॉस्पिटल को। तो मेरे फादर ने ये उस समय सोचा था प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे बनाना जिस समय कोई सोचता नहीं था। तो ये पहला शहर का सबसे पहला प्राइवेट हॉस्पिटल था। और वो उनको मैंने अपनी ज़िंदगी में बचपन में हमेशा देखा कि वो लोगों की जान बचाते थे। एकदम सीरियस केस, रात को 2 बजे भी, सुबह मेरे को स्कूल छोड़ने जाते थे, वहाँ से भी कभी भी मतलब। और मेरी मदर भी इसी तरह से गायनेकोलॉजी में और उस तरह की प्रेगनेंसी के सीरियस पेशेंट्स लेती थी। तो ये हॉस्पिटल तब से चल रहा है और तब से मेरे अंदर भी वो सारी अपने आप इनबिल्ट जेनेटिक्स कह लीजिए या जीन्स कह लीजिए आ गया है। तो मैंने तो 2017 में ज्वाइन किया ये हॉस्पिटल, जब मेरे फादर जस्ट जनवरी में गया, और मेरे ज्वाइन करने के बाद ही एक वो दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। बट ये हॉस्पिटल के लिए सेवा डॉक्टर बंसल कब से दे रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बताया, आज 35 ईयर्स कंप्लीट हो गए। सर किस तरीके के पेशेंट आते हैं आपके पास, इलाहाबाद और आसपास के एरियाज़ के, और बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं? हाँ, किस तरीके? तो देखिए हॉस्पिटल, जैसे मैंने बताया, उन्होंने एक डॉक्टर बंसल ने एक ब्रांड बिल्ड कर लिया था कि कोई भी पेशेंट हो, किसी भी तरह का सीरियस हो पेशेंट, तो वो आ जाए। तो जीवन ज्योति में एक वो है कि क्रिटिकलनेस, मतलब सीरियस पेशेंट्स के लिए वो हर तरह के पेशेंट हो, चाहे सर्प काटा हुआ, जैसे अभी भी हमारे पास कई पेशेंट है जिन्होंने इस सीजन में थोड़े सांप काटने वाले पेशेंट आते हैं। तो सांप काटने के बाद पेशेंट सीरियस हो जाता है, वेंटिलेटर पे जाता है। तो सांप काटने वाले पेशेंट से लेके, मैं खुद एक कैंसर सर्जन हूँ, तो कैंसर के एडवांस केसेस, फिर रेस्पिरेटरी सांस की, जैसे कोविड में आया था तो पूरा हॉस्पिटल हमेशा फुल ही रहता था। अभी भी काफ़ी इस समय डेंगू के पेशेंट्स, डेंगू में भी कई पेशेंट्स सीरियस हो रहे हैं, प्लेटलेट्स कम होने की वजह से, कभी कभी शॉक की वजह से वेंटिलेटर पे जा रहे हैं। और उसके अलावा मल्टी स्पेशलिटी का उन्होंने शुरुआत किया था डॉक्टर बंसल ने, और उनके जाने के बाद से हमने भी उसी तरह से मेंटेन किया है और क्वालिटी बढ़ाते गए हैं। जैसे अभी मेरे ब्रदर डॉक्टर हर्षित हैं, वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं। इस समय इलाहाबाद में कोई इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट वो होता है जो एक्सरे, सीटी ये सब चीज़ें करता है। इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट वो होता है जो रेडियोलॉजी की मदद से, मतलब सीटी की मदद से, कोई भी शरीर की नस में पहुंच के उसको अंदर से ठीक कर सकता है। जैसे जो हार्ट में, आपको पता होगा कि हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है, तो बिना चीरफाड़ के स्टेंट डालते हैं, यहाँ से एक छोटी सी नस डाल के, अंदर से लाइन डाल के वो हार्ट को ब्लॉक ठीक कर देते हैं। तो वही काम इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट शरीर की किसी नस में कर सकता है। तो चाहे वो ब्रेन में हो, ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही हो, या कहीं पेट में चोट लगने की वजह से ब्लीडिंग हो, वो काम हो सकता है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम हमेशा एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते हैं और नई नई चीज़ें। इलाहाबाद में जैसे मैं खुद एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, तो मैं जब से मैं आया हूँ हमने कई नई लैप्रोस्कोपी, मतलब दूरबीन वाली सर्जरीज लाए हैं। जैसे हर्निया हो गया, हर्निया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है। हर्निया नॉर्मली, मैं दर्शकों को बता दूं कि हर्निया बेसिकली होता क्या है। हर्निया पेट में कोई भी पुराना चीरा लगने की वजह से या पुरानी बचपन की कमज़ोरी की वजह से, मसल की कमज़ोरी की वजह से पेट के अंदर के आंत वगैरह, आंत जो चीज़ें होती है वो बाहर आने लगती है, बाहर सूजन आ जाती है, और वो लेटने पे अंदर चली जाती है, खांसने पे बाहर आ जाती है। तो बेसिकली एक गड्ढा बन जाता है हमारे पेट में, जिसके अंदर से अंदर की चीज़ें बाहर आने लगती हैं। तो ये नॉर्मली पहले सर्जरी ओपन ही होती थी, बड़ी सर्जरी होती थी, और अब हमने इसको भी दूरबीन द्वारा कर दिया है। मैं कई अपने सोशल मीडिया पे भी सर्जरी दिखाते रहता हूँ। तो हर्निया एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है जो हम अब दूरबीन द्वारा कर रहे हैं। उस तरह उसके बाद वेरिकोज वेन, पाइल्स, ये सब हम लेज़र से कर रहे हैं, एकदम एडवांस चीज़ें। प्लस हम कैंसर के ऑपरेशन भी, जैसे बच्चेदानी का कैंसर हो गया, वो भी हम दूरबीन द्वारा कर रहे हैं। तो एक ज़माने में हम सोचते थे कि कैंसर बहुत ही गंभीर बीमारी है और उसको इलाज में तो 15-20 दिन भर्ती रहना पड़ता है। बट कैंसर के ऑपरेशन दूरबीन से ये फ़ायदा है कि पेशेंट करने के बाद 2 दिन में छुट्टी हो जाती है। तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। आगे कोई और ट्रीटमेंट करना है, कीमोथेरेपी, तो वो जल्दी शुरू हो जाता है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया मल्टी स्पेशलिटी, मतलब हर प्रकार की सेवा है। ऑर्थो की, प्लास्टिक सर्जरी की, न्यूरो सर्जरी की, और स्किन की, ईएनटी की, साइकेट्री की, गायनेकोलॉजी। ऑब्वियसली मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट है। आईवीएफ सेंटर हमारा
इंडिया का वन ऑफ द पाइनियर था और यूपी का सबसे पहला था। यूपी का पहला। तो उसमें भी बहुत एडवांसमेंट हो गए हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट IVF लैब है। मैडम जो डॉक्टर वंदना है मेरी मदर, वो उन्होंने इंडिया के बाहर से लगातार एडवांस ट्रेनिंग लेते रहते हैं। और अगर आप कभी देखेंगे IVF लैब तो वो उस लेवल का है जहाँ लंदन या मतलब ऑस्ट्रेलिया, अच्छी जगह का जो अंदर का लैब है वो उस क्वालिटी का है। तो उसके वजह से रिजल्ट्स भी उस क्वालिटी के हैं। अभी भी दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, बाहर के पेशेंट्स जो कई जगह IVF कराने के बाद, मतलब IVF मतलब बच्चा जिनका नहीं हो पा रहा, तो ह्यूमन तरीके से करने के बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से उनके पास बाहर से भी पेशेंट आते हैं, क्योंकि उनका नाम है और क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं। सर, किस तरीके से चीज़ें एजुकेट करने की ज़रूरत है इसके बाद भी, कि इतनी सारी चीज़ें हैं लेकिन लोगों को बड़ा मिसगाइड किया जाता है, लोगों को पता ही नहीं कि कैसे सही जगह पहुंचना है। देखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इलाहाबाद जैसे मतलब छोटा शहर तो नहीं है, बट एक तरह से कहा जाए तो छोटा शहर ही है, क्योंकि लोगों की सोच उतनी एडवांस नहीं है इस समय। तो वो लोगों तो सही टेक्नोलॉजी नहीं पता कर पाते, है ना। और जैसे एग्जांपल लेते हैं हम ब्रेस्ट कैंसर का, है ना। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ भी है अक्टूबर एक्चुअली, तो इसलिए इस समय हम पहले चाहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें। तो ब्रेस्ट कैंसर आज इतना सिंपल कैंसर है और शरीर का सबसे ठीक होने वाला कैंसर है, लेकिन तो भी आज इंडिया में इसकी मतलब अगर ब्रेस्ट कैंसर की तुलना करें अमेरिका की और इंडिया की, तो अमेरिका में 95% लोग ब्रेस्ट कैंसर जिनको होता है वो ठीक हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी नॉर्मल जीते हैं। और इंडिया में सिर्फ 60% लोग ठीक होते हैं, मतलब 40% लोग ब्रेस्ट कैंसर के बाद मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग सही ट्रीटमेंट नहीं ले पाते और देर हो जाती है डायग्नोसिस में। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, कोई भी बीमारी हो गई, स्पेशली कैंसर हो गई, तो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। मतलब होने से पहले ही रोक लो, या तो पहले रोक लो, जल्दी मतलब हो जाए तो अर्ली स्टेज में रोक दो। तो उसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं, कुछ हमको किताबों में भी पढ़ा जाता था, इंडिया के बाहर सब फॉलो होता है, इंडिया में वो फॉलो नहीं होता। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में 40-45 साल के बाद एक मैमोग्राफी नाम का टेस्ट होता है, जो हर महिला को, हर लेडी को नॉर्मली एनुअली कराना होता है ना। उससे हमको पता चल जाता है, वो एक प्रकार का छाती का स्तन का एक्सरे है, और उससे पता चल जाता है कि हमको कैंसर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अगर हो रहा है तो जल्दी पकड़ लेते हैं। वो इंडिया में कोई खास कराता नहीं है। कॉस्ट उसकी थोड़ी है, मतलब 1500 से 1700 की टेस्ट है, पर इतनी भी कॉस्टली नहीं है, मतलब अपने हेल्थ के लिए, अपने हेल्थ के लिए एनुअली। और इंडिया जैसे, अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास के पैसे नहीं है तो आप ईयरली मत कराइए, आप 2 साल में करा लीजिए, हर 3 साल में करा लीजिए। लेकिन 80% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी इंडिया की ये है कि आज तक कराया ही नहीं कभी। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कैंसर होगा तो बढ़ेगा। और फिर होम्योपैथी और आयुर्वेदा बहुत अच्छी टेक्निक्स है, दोनों साइंस है, तभी हमारे पास इतने सालों तक चला है और हमारे पूर्वजों ने उससे बहुत चीज़ें हील की है। लेकिन लोग होम्योपैथी और डॉक्टर्स को भी पता होना चाहिए कि कब हमारे को आगे डाइवर्ट करना है पेशेंट को, सही ट्रीटमेंट। जैसे अगर गांठ लगी स्तन में तो उसके एज फैक्टर भी पता होने चाहिए। जैसे यंग लड़की को अगर गांठ लगी है तो 19% वो कैंसर नहीं है ना, वो फाइब्रो एडिनोमा है, जो कि कॉमन ट्रीटमेंट है, दवाओं से भी ठीक हो सकता है या छोटी सर्जरी भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर 40 साल के ऊपर कोई भी लेडी को स्तन में या ब्रेस्ट में गांठ है, चाहे वो गांव में हो या कहीं पे भी हो, तो वो उनको एक सही सर्जन को मिलना बहुत आवश्यक है। ज़रूरत पड़ने पे उसकी मैमोग्राफी तो कम से कम एक मिनिमम जांच है जो ज़रूर होनी चाहिए। मैमोग्राफी से पहले अगर कोई एडवांस मतलब कोई ट्रेंड सर्जन है तो वो देख के उसको सस्पिशन हो जाएगा कि कैंसर है कि नहीं, है ना। बहुत कॉमन सी बात है, बट इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डेंगू हो गया। इस समय डेंगू में वायरल इलनेस है, प्लेटलेट बहुत गिर रहा है ना। लेकिन हमको पैनिक करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पे उसमें एक्शन क्या करें। डेंगू एक वायरल इलनेस है जो कि हमारे बोन मैरो को इफेक्ट करती है, और बोन मैरो में हमारा प्लेटलेट बनता है और WBC बनता है, और बोन मैरो में इफेक्ट करती है, इसलिए प्लेटलेट गिरता है। और प्लेटलेट हमारा बहुत ज़रूरी अंग है ब्लड का, जिससे ब्लीडिंग और क्लॉटिंग होती है। तो अगर प्लेटलेट शरीर में बहुत कम हो गया तो नॉर्मल कहीं से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। जैसे आपने नाक में अंदर ऐसे खुजलाया तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, आपने मुंह में आपको कुछ अल्सर है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, आपको कान में ब्लीडिंग हो सकती है, स्किन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, लैटिन द्वारा ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारी दिक्कतें हो जाती है डेंगू में। तो इसका तरीका क्या है, क्या लोगों तक क्या जानना है कि डेंगू एक वायरल इलनेस है। अगर आप दूसरे तीसरे दिन ही आपको बुखार आ रहा है, और स्पेशली ऐसे सीजन में जिस समय डेंगू चल रहा है,
तो आप उसी समय से अलर्ट हो जाइए, या तो सही डॉक्टर को दिखाइए। तो एक पॉइंट ये कि मतलब लोग खुद से जो चीज़ें बना रहे हैं, जैसे टैबू है कुछ, या खुद से उन्होंने कहा कि ये है, इसको इस तरीके सही कर सकते हैं, या उन्होंने कहीं वीडियो देख लिया, ये कैसे देख लिया, लेकिन कितना ज़रूरी है एक डॉक्टर के पास पहुंचना, उससे कंसल्टेंसी। देखिए डॉक्टर के पास तो ज़रूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि कुछ जैसे डेंगू में ही बात करते हैं, कुछ पेन किलर के मेडिसिन होते हैं, है ना, पैरासीटामोल को छोड़ के और जितने पेन किलर है, एस्पिरिन एक दर्द की दवाई होती है ना, फिर नेप्रोक्सिन होती है, और कुछ दवाइयाँ हैं जिससे प्लेटलेट बल्कि कम होता है। तो अगर आप डेंगू में अब दर्द हो रहा है शरीर में, बॉडी में बहुत दर्द होता है जॉइंट में, तो कुछ लोग ये दवाइयाँ खाते हैं, तो वो दवाइयों से प्लेटलेट आपका कम हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। आप अगर सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं या सिर्फ वीडियो में देखने से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वीडियो आप देखिए, अपनी जानकारी लीजिए, लेकिन आपके पास सही डॉक्टर से एडवाइस जरूर लीजिए। डेंगू और कोई भी वायरल इलनेस में इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने शरीर में डिहाइड्रेशन ना होने दें, मतलब पानी का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यास लगे ना लगे, जबरदस्ती लिक्विड्स पीते रहना है आपको, ये सबसे इजी सोल्यूशन है मतलब सब लोगों के लिए। सर सोशल मीडिया पे भी आप खूब एक्टिव रहते हैं, मतलब सारी चीज़ें अपडेट भी करते हैं और लोगों को एजुकेट भी करते हैं वहाँ से, तो उस पर भी कुछ क्वेश्चंस आते होंगे, कुछ क्वेरीज आती होंगी। लेकिन सर आप जब देखते हैं कि और भी चीज़ें, और भी मटेरियल अवेलेबल है, लोग उसको देख के अगर इंस्पायर हो रहे हैं या उसको देख के अपने आप को क्योर कर रहे हैं, तो सर उस कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं आप, और उस पर क्या सजेशन देंगे लोगों को? सोशल मीडिया पे तो ऑब्वियसली बहुत तरीके से सही इन्फॉर्मेशन भी है, कई जगह गलत इन्फॉर्मेशन भी है, तो अब ये तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, और ये तो इट इज़ फॉर द ऑडियंस टू डिसाइड कि कौन सही है या कौन गलत। मेरा उद्देश्य सोशल मीडिया पे जाने में यही है, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में पिछले 5 सालों में बहुत सारी चीज़ें देखी है जो नहीं होनी चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, हम इसी तरह से कैंसर की ट्रीटमेंट भी एडवांस हो गई है, इससे हर तरह की ट्रीटमेंट एडवांस हो गई है, लेकिन अभी तक हम वही पुराने ज़मानों की ट्रीटमेंट, पुराने ज़मानों के इलाज, पुराने ज़मानों की प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों तक ये पहुँच नहीं पा रहा है कि क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है इलाहाबाद जैसे शहर में। जैसे मैंने बताया इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के बारे में, जैसे मैंने बताया पाइल्स के बारे में, पाइल्स लेज़र द्वारा हो जाता है बिना चीर फाड़ के। मेरे को कई जगह इनवाइट भी किया गया है, तो और मैंने लोगों को लाइव डेमोन्स्ट्रेट किया, तो लोगों, जब कोई लाइव देख लेता है तो लोगों को मन से शंका हट जाती है ना कि क्या हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, नई चीज़ तो नहीं है। अगर कोई चीज़ कोई लाइव दिखा रहा है, हमने कुछ महीनों पहले जून में एक वर्कशॉप की थी जिसमें हमने 10 से 12 सर्जरीज को लाइव दिखाया था लोगों तक, और सर्जन्स को भी बुलाया था दिखाने के लिए, ट्रेन करने के लिए कि ये नई टेक्निक है लोगों के लिए, तो सब लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि मैं अकेला तो सबका काम नहीं कर सकता। सर इस पे कुछ टैबू भी हैं कि मतलब अगर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करा रहे हैं तो कुछ पार्टिकल अंदर रह जाएंगे, चीरा नहीं लगा रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि जब मैंने अपनी प्रैक्टिस, मैं एक्चुअली एक हूँ तो लैप्रोस्कोपिक सर्जन ही है ना, और मैं गॉल ब्लैडर की सर्जरी से लेके बच्चेदानी मतलब यूट्रस रिमूवल की सर्जरी से लेके कैंसर तक, हर्निया तक, सब हम लैप्रोस्कोपी द्वारा करते हैं। तो लैप्रोस्कोपी होता क्या है बेसिकली, है ना, बेसिकली हमारा ये पेट है ना, पेट के अंदर हमारे बहुत ढेर सारे ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर है, लिवर है, यूट्रस है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इतना बड़ा चीरा लगाते हैं, पेट के अंदर हाथ डालते हैं और इसको फैला के आंत का ऑपरेशन करते हैं, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करते हैं, यूट्रस का ऑपरेशन करते हैं। तो वो हम नेचर के प्रोसेस जो भगवान ने हमारे शरीर को बनाया उसको हम मतलब इन्वेज कर रहे हैं, उसको हम काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बड़ा चोट चीरा मार रहे हैं, आप इतना बड़ा चीरा मारेंगे तो ब्लीडिंग तो होनी है, जाहिर सी बात है। यही चीज़ हम लैप्रोस्कोपी में मिनिमली इन्वेजिव कर रहे हैं, मतलब शरीर को कम से कम चोट पहुँचा के एक सुई जितना 5 मिलीमीटर का एक नीडल टाइप यहाँ से डालते हैं। फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर सर्जरी में 3 छोटे छोटे ऐसे 5 से मिलीमीटर के ट्यूब टाइप के, मतलब पोर्ट डाल के, 5 मिलीमीटर बहुत ही छोटा होता है। अगर आपको यहाँ चोट लग गई 5 मिलीमीटर तो ब्लीडिंग होगी, थोड़ी सी होगी, रुक जाएगी अपने बाद, आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाओगे, है ना। 5 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर से भी कम होता है। अगर आपको ब्लेड से सपोज हाथ कट गया तो आप कुछ करोगे, आप पानी से हाथ धो लोगे और अपने आप ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो इसी तरह सिर्फ मात्र 5 मिलीमीटर किसी किसी स्टेट में 1 सेंटीमीटर का इंसिजन से हम सर्जरी करते हैं, और एक डंडे टाइप के लंबे लंबे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम रोबोटिकली या लैप्रोस्कोपिकली बड़ी टेलीविजन पे, आजकल तो 4K में हम देखते हैं, में हमको बड़ा विजन दिखता है, अंदर क्या चीज़ें हमको बहुत क्लैरिटी से दिखता है, हमको 10 गुना जूम होके 10 टाइम्स हमको अच्छे से दिखता है। तो द सर्जन को अच्छे से दिखेगा तो सर्जन ज़्यादा अच्छी चीज़ कर पाएगा। अगर आपको बोला जाए कि आपको एक ये कपड़े को ऐसे सिलना है ना, और वो कपड़े को एक चेयर के नीचे रख दे और आपको चेयर के ऊपर से बोलेंगे कि सर्जरी करिए, तो आप आज स्किलफुल होंगे तो आप लगा लेंगे, यहाँ से नीचे से घुस के टाके लगा लेंगे, है ना, लेकिन मुश्किल होगी आपको, और हो सकता है उतने अच्छे से ना लगा पाए। और यही चीज़ अगर आपको यहाँ ऐसे दे और आपको बोले कि आपको टीवी पे देख के एकदम जूम करके अच्छी क्वालिटी में आपको दे के
काम यही करना है, तो वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि आपको अच्छा दिखेगा, आप महीन काम कर पाएंगे, यू कैन डू मोर फाइन जॉब, जो हम वीडियो गेम्स में भी करते हैं, है ना। वीडियो गेम्स में भी यही चीज़ हम करते हैं, टीवी पे देख के हम जॉयस्टिक से खेल के करते हैं, बट दिस इज़ मोर टेक्निकल थिंग, दिस इज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल लाइक दैट। तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो लोगों, जब मैं आया प्रैक्टिस में तो मेरे पास शुरू में मैं सर्जन था, तो मेरे पास गॉल ब्लैडर के, यूट्रस के पेशेंट आते थे, जिनको भी मैं बोलता था तो वो बोलते थे कि नहीं दूरबीन द्वारा तो सर छूट जाता है। तो मैं हंसता भी था, मैं दुखी भी होता था और मैं गुस्सा भी आता था मेरे को बहुत, कि लोगों तक ये जागरूकता पहुंचनी तो ज़रूरी है। लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर आए हुए 25-30 साल हो गए, तो ये जाहिर सी बात है कि इलाहाबाद नॉर्मल एडवांसमेंट से 10 साल पीछे, लेकिन कम से कम 25-30 साल पीछे तो नहीं रहना चाहिए इलाहाबाद को। तो इसीलिए ये सब वीडियोस बनाने शुरू किए। और दूरबीन द्वारा कुछ भी छूटने का सवाल ही नहीं है। जैसे मैंने बोला, आजकल तो सब चीज़ प्रूफ मांगती है, हर चीज़ प्रूफ मांगती है। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स की जितनी भी सर्जरी होती है लैप्रोस्कोपी से, सारी की सर्जरी मेरे पास वीडियो प्रूफ के पर रिकॉर्डेड है, जो कि पेशेंट कभी भी मांग सकता है मेरे से, मैं देने को तैयार हूँ पेशेंट को। तो इससे अपने आप समझ आ जाती है बात कि कुछ छूटेगा तो मैं वीडियो क्यों दूंगा, अगर छूटने का 1% भी रिस्क होगा तो मैं वीडियो क्यों दूंगा, है ना। सर 5 ऐसी चीज़ें जो आप नॉर्मल लोगों को सजेस्ट करें, मतलब बीइंग अ डॉक्टर। देखिए, एक तो अवेयरनेस, मेरे को लग रहा है कि ये मेरा लाइफ का कॉलिंग है कि लोगों तक अवेयर होके, एज अ डॉक्टर मैं ट्रीटमेंट तो करूँगा ही, लेकिन जितनी चीज़ें हो सकी बीमारी बनने से पहले रोके, है ना। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप खाना सही खाएं, है ना। खाना सही खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में कोई भी डिजीज़ आपके डायरेक्ट गट से, मतलब आपके आंत से डिपेंड करता है। और ह्यूमन बॉडी इतनी अच्छी है कि आपको सिग्नल्स ज़रूर देंगी, आपको कोई भी तकलीफ है तो आपको बॉडी साइन ज़रूर देंगी। वो आपके हाथ में है कि आप अपनी ज़िंदगी कितने अवेयरनेस, मतलब कितने जागरूकता से जी रहे हो कि वो साइंस कैच कर पाओ या नहीं। तो मतलब सही खाना खाए, बाहर का जंक फूड और ये सब कभी कभार तो सबके लिए चलता है। आजकल की सोशल लाइफ में मैं भी बाहर खाता हूँ, मैं भी जंक फूड खाता हूँ, तो ऐसा कहना कि कभी नहीं खाना तो पॉसिबल नहीं है। बट वो जब आपकी बॉडी अगले दिन तंग कर रही है, मोशन ढंग से नहीं हो रहा है, तो वो आप जागरूक होकर उसको ठीक करें। एक तो खाना सही खाना है। दूसरी चीज़, मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। आजकल की लाइफ में सोशल मीडिया एडिक्शन जो है वो एक टाइप ऑफ सोशल मेंटल स्ट्रेस है ना, जो हमको दिन भर हम लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे लगे रहते हैं, है ना। क्यों? हम 5 मिनट देखते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है, कुछ भी टाइम पास देख रहे हैं लेकिन तो भी अच्छा लगेगा, और फिर अपने काम में व्यू देंगे, फिर 5 मिनट देखेंगे, फिर बंद कर देंगे। तो उससे डोपामिन्स रिलीज होते हैं, दिस इज साइंटिफिक, है ना। डोपामिन्स बॉडी में रिलीज होते हैं, और जो डिप्रेस होते हैं लोग, उसमें भी एंटी डोपामिनर्जिक ही दिया जाता है, मतलब उसमें डोपामिन ही दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक प्रकार का ये एडिक्शन है। स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, हर आदमी, ऐसा एक आदमी नहीं है इस दुनिया में जिसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। किसी के पास पैसों का स्ट्रेस है, किसी के पास हेल्थ का स्ट्रेस है, किसी के पास गरीबी, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम है, गरीबों का स्ट्रेस है, किसी के पास कोई ना कोई स्ट्रेस तो है, किसी के पास जो काम कर रहा है उसमें कोई स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन या किसी भी प्रकार की आप मेंटल डिस्ट्रेसिंग एक्टिविटी ज़रूर करें। तो उससे हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि एवरीबडी शुड कनेक्ट टू नेचर, है ना। नेचर, क्योंकि नेचर सबसे गिविंग है। नेचर को अगर आप कुछ देंगे तो नेचर आपको हमेशा वापस करेगा। नेचर इंसान जैसे नहीं है कि आपने कुछ दिया और उसने रख लिया, है ना। तो नेचर हमको सब चीज़ सिखाता है, फ्रॉम स्क्रैच टू एवरीथिंग। आपको नेचर पेशेंस सिखाता है, आपको नेचर डेडिकेशन सिखाता है, आपको नेचर पर्सिवरेंस, मतलब लगातार बने रहना है, वो सिखाता है। जैसे अगर मैं आम का पेड़ का हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको आम खाना है तो आप पेड़ लगाएंगे, उसकी 10 साल 15 साल 20 साल सेवा करेंगे, बड़ा होगा, उसको पानी देना पड़ेगा, उसको सॉयल उसका आसपास ठीक होगा, सनलाइट मिलनी चाहिए उसको आप अंधेरे में लगा देंगे तो नहीं बड़ा हो पाएगा वो, और फिर 20 साल बाद वो फल देगा जो आप खा सकते हो। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप 1 साल में उससे फल ले लो, है ना। तो नेचर से हर आदमी को कनेक्ट रहना चाहिए। मेरा शौक है बर्ड फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी, तो वो भी मैं इसीलिए करता हूँ कि लोगों को उसका दिख पाए कि नेचर में, और स्पेशली जैसे इंडिया में हमारे इतनी सुंदर बर्ड्स हैं जो, और वो इंडिया छोड़िए, इलाहाबाद में, प्रयागराज में इतनी सुंदर बर्ड्स हैं। आपको पता है प्रयागराज में 215 से ऊपर प्रकार की स्पीशीज ऑफ चिड़िया हैं। आपने कैप्चर कर रखी है। हाँ, हाँ। कई सारे एग्जीबिशन भी आपने लगाए, फोटोज भी आप सोशल मीडिया तो पे डालते रहते हैं। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि नेचर में ही है। नेचर तो आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, लेकिन क्योंकि मैं जागरूक हूँ, मैं उस तरह से सोचता हूँ। देखो, इंसान आंखें तो वही देखती है जो सोचते हैं इंसान, तो इसलिए वो मेरे को दिखती हैं। और
वही सोचिए, वो इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल चिड़िया हैं जो हम अगर आप नहीं देखोगे तो आप मिस कर रहे हो। और चौथी चीज़, तो हमको इस नेचर के लिए हर आदमी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करना चाहिए। जैसे फोर्थ पॉइंट पे मैं ये बोलूँगा कि जो भी इंसान, जब भी आप पैदा होते हो तो आपको सिखाया जाता है कि आपको एक तो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो सबको याद रहती है ना, कि एक तो अपने खुद के लिए हमको अपना पढ़ लिख के बड़े होना है, हमको कोई जॉब करना है, कोई स्टेबल प्रोफेशन ढूंढना है, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ये सब तो हमारी खुद के लिए हो गया। नंबर 2 हो गया फैमिली के लिए। फैमिली के लिए सब लोग करते हैं, है ना, अपनी मदर फादर, अपने बच्चों के लिए तो लोग अपनी जी जान लगा देते हैं। नंबर 3 हो जाता है सोसाइटी के लिए, जो भी हम काम करते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सोशल कॉज के लिए हम ट्राइंग कि मैं लोगों तक पहुँच पाऊँ, लोगों को हेल्प कर पाऊँ। तो ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबको पता है, काफ़ी लोग करने की कोशिश करते हैं, और सब लोग जितना अपने अपने ढंग से सब लोग कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको परफेक्शन बन पाए, सब लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में भी ये 3 चीज़ को ध्यान दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लैनेट अर्थ, मदर नेचर। उसके बारे में बहुत लोग सोच रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अगर ऐसे ही चलते रहा तो और आने वाले हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको कुछ नहीं दिखेगा, उनको ना पेड़ दिखेंगे, ना चिड़िया दिखेंगी, ना नेचर दिखेगा। तो इस पे अभी समय है जागने का। अगर अभी भी जाग जाएंगे तो नेचर अपने आप को ठीक कर सकता है, लेकिन वी हैव टू गेट आउटसाइड द वे ऑफ नेचर, वी हैव टू लेट नेचर हील इटसेल्फ। कितना डिस्ट्रक्शन किया है हमने, कार्बन फुटप्रिंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन तो भी हम अभी तक जाग नहीं रहे। सर मतलब इतनी सारी चीज़ें और इतना सारा अवेयर करना है, तो कैसे आप लोगों से और कनेक्ट करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो इसीलिए सोशल मीडिया पे मैं 2 अलग अलग मेरे अकाउंट्स चलाता हूँ, है ना। एक मेरा बर्डिंग और नेचर के लव के लिए है, उसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि वो भी लोगों तक पहुँचाएंगे अच्छी फ़ोटोज़। आजकल का ज़माना है ग्राफिक डिजिटल ज़माना है, तो लोगों को अच्छी फ़ोटोज़ दिखेगी तो उससे लोग जागरूक होते हैं। जैसे अभी हमने एक बर्ड रिलेटेड वर्कशॉप किया था, जिसमें शूआर्ट्स के इतने ढेर सारे स्टूडेंट्स आए थे, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स के, और भी कुछ स्टूडेंट्स के प्रोफेसर्स भी आए थे। मतलब वो लोग बर्ड वॉचर्स नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनके लिए, स्पेशली उनके लिए किया था ये इवेंट, कि जो नेचर लवर्स है लेकिन नेचर से और जुड़ना चाहते हैं, नेचर के और डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ट्रेनिंग थी इस वर्कशॉप में कि वो आगे बढ़ पाए। और बहुत अच्छा सक्सेसफुल इवेंट हुआ। उस दिन 30-35 लोग आए थे, और अभी सब लोग इलाहाबाद में बर्डिंग शुरू कर दिए उन 20-30 लोगों थे। तो कितना अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने 15-20 लोगों को थोड़ा इंस्पायर किया। तो इसी तरह फोटोज़ देख के भी लोग इंस्पायर होते हैं। सबसे मैं फिजिकली तो नहीं मिल सकता, लेकिन फ़ोटोज़ तो आजकल डिजिटल के थ्रू कहीं भी पहुंच सकती है। तो एक और उस हमारी इंडिया की भी बायोडाइवर्सिटी दिखती है, हमारी प्लैनेट की भी दिखती है। मतलब ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन 5th पॉइंट पे मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि पानी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हमारे प्लैनेट अर्थ में भी 70% पानी है और हमारी ह्यूमन बॉडी में भी 70% पानी है। ये बात तो आपको सबको ही पता होगी। तो इसका मतलब है कि हमको पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। यहाँ तक कि डेंगू हो गया, कोविड हो गया, कोई भी बीमारी, पाइल्स हो गया, पेट की कोई बीमारी हो गई, अगर पानी आपकी मात्रा आपकी बॉडी में सही है, पानी आप ढंग से पी रहे हैं, तो आप साफ़ पानी, ऑब्वियसली साफ़ पानी, फिल्टर्ड वाटर। मतलब एक प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि यहाँ हमारे देश में, हमारे लोगों में सही साफ़ पानी भी नहीं मिल पाता है लोगों को। तो उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा पानी के बारे में, है ना। पानी के बारे में अगर हम सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, है ना। और पानी के हमको कंजर्वेशन के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, बहुत जल्द, जैसे अभी कोविड ने हमको दिखाया कि ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। आज तक किसी ने सोचा था कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, लेकिन कोरोना वायरस, ये सब हमारा ह्यूमन मेड ही है सब चीज़, ये है ना। उसने हमको ये सिखाया कि ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन की कमी थी। हमारे हॉस्पिटल में इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे पास खुद का ऑक्सीजन प्लांट था पहले से, कोविड के पहले से भी, और अभी भी 2 ऑक्सीजन प्लांट है हमारे पास, लेकिन तो भी ऑक्सीजन की कमी तो बहुत थी। तो इस तरह अब अगला प्रिडिक्शन आने वाले समय में पानी की कमी है। तो इसलिए साफ़ पीने के पानी, साफ़ फार्मिंग के पानी, है ना, और उसके अलावा हमारे शरीर में पानी, हमारे प्लैनेट अर्थ में पानी। तो जिस भी ढंग से हो सकता है प्लैनेट अर्थ में भी अगर हमको बैलेंस बचा के रखना है, तो पानी का हमको बचाव, पानी का हमको सोच, है ना। जब हम नहा रहे हैं तो पानी के जो इतना साफ पवित्र पानी मिल रहा है, तो उसको आप इम्पोर्टेंस दीजिए। उससे आपकी आधी से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, आधी से ज़्यादा बीमारियाँ ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। और उसके अलावा जब पानी पी रहे हैं
तो उसको भी आप इम्पोर्टेंस दीजिए। पानी आपका, जैसे मैंने बताया 70% पानी है, खाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली देखा जाए तो पानी है। बेसिकली देखिए, कोई भी बीमारी हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक तो खुद ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हैं, कई चीज़ें सही हैं, कई चीज़ें नहीं सही है, तो ये आप घर बैठे बैठे तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या चीज़ सही है या नहीं। और ऑनलाइन हमेशा दवा लेना स्पेसिफिकली सही भी नहीं होता है, क्योंकि उसके कई खतरे भी होते हैं, जो कि खतरे हर जगह नहीं लिखे होते। तो और उसके बाद इंपॉर्टेंस है डॉक्टर के पास पहुंचना। पहली चीज़ तो ये आप समझ गए होंगे अभी तक कि डॉक्टर के पास, जैसे कोई भी बीमारी है तो खुद ना ट्रीट करके, थोड़ी सी भी गंभीर लग रही है तो डॉक्टर के पास जाए। अब जानना दूसरी चीज़ ये है कि सही डॉक्टर के पास कैसे जाए, क्योंकि कैसा है कि बहुत सारे लोग मिसगाइड भी करते हैं, पैसा कमाने के लिए अननेसेसरी लोग एडमिट कर लेते हैं, और जब सीरियस हो जाता है तब बीमारी बढ़ती है। तो इसके लिए आजकल देखिए गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छी सुविधाएं बनाई है, सरकारी, जैसे हमारा SRN हॉस्पिटल है, वो भी स्वरूप रानी हॉस्पिटल है, सरकार अच्छी सुविधाएं लाने की कोशिश कर रहा है। तो आप गांव, छोटी जगहों पे, मतलब अगर थोड़ी सी भी गंभीर लग रही बीमारी तो आप सही जगह पहुंचे, शहरों में पहुंचे, और पैसों की वजह से डरे नहीं। जैसे मैं डॉक्टर अर्पित, मेरा जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, तो मैं भी लोगों के लिए, अगर आप इस वीडियो पे अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, सुनता है, आपके कोई दोस्त किसी को भी प्रॉब्लम ऐसी लगती है, तो आप इस पे करेंगे तो मैं आपके लिए फ्री OPD कर दूंगा, मतलब आपके लिए फ्री OPD कंसल्टेशन कर दूंगा, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन, सही सलाह, सही ट्रीटमेंट मिल जाए। उसके बाद चाहे आपको, अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप अपने आसपास के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लीजिए। अगर आपको कैंसर या बड़ी बीमारी है तो फिर आप टहले नहीं। अब इम्पॉर्टेंट देखिए, लोगों का तो है ही एक गलती कि सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, लेकिन जो छोटे मोटे जगहों पे डॉक्टर हैं उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे मैं इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बता रहा था, नस के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो मैं रोक सकता हूँ, है ना, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन वो वैसा सही पेशेंट तो छोटे मोटे हॉस्पिटल्स जितने हैं उनके डॉक्टर भेज पाएंगे ना। अगर पेशेंट आया, उसको बच्चेदानी से बहुत ब्लीडिंग हो रही है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, छोटे कहीं गया और उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है, उसने एडमिट किया, पहले इंजेक्शन से रोकने की कोशिश की, 3-4 दिन निकल गए, उसके बाद वो मेरे पास भी भेजेगा तो भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो उसको समझना ज़रूरी है कि पैसा तो कोई भी कमा लेगा, लेकिन अगर जान बचाने में इंटरेस्ट है मरीज का, या जान बचने की इच्छा है मरीज की, तो सही जगह जाए और सही एडवाइस ले। और इसके लिए जैसे मैंने बोला, मैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी एक दिन निकाल दूंगा आप लोगों के लिए, आप जो लोग दर्शकों के लिए, कि एटलीस्ट मैं फ्री सही सलाह दे पाऊँ, जो कि मैंने कोविड में भी किया था। कोविड में भी ये बहुत प्रॉब्लम थी कि सही एडवाइस नहीं मिल पा रही थी लोगों को। एग्जैक्टली। अच्छा सर, ये बात हम लोग काफ़ी देर से मेडिकल फील्ड पे कर रहे हैं, थोड़ा पर्सनल आते हैं कि सर किस तरीके की जर्नी आपने स्टार्ट करी, ये तो आपने मेंशन करा, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग अ पर्सन, क्या क्या चीज़ें, हॉबीज़ क्या क्या फॉलो करते हैं फोटोग्राफी के अलावा भी, थोड़ा सा इस पे बात। देखिए, मेरा मेडिकल प्रोफेशन तो बिजी रहा ही है। मैंने पहले पढ़ाई शुरू की थी, मेरी बॉम्बे से हुई थी, फिर उसके बाद मैं नागपुर में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो नागपुर एक बहुत ही अच्छी जगह, सुंदर जगह थी, और वहीं पे मेरे को थोड़ा बर्ड्स का लव शुरू हुआ था, और उस चक्कर में मेरी बर्ड फोटोग्राफी, बर्डिंग वाली जर्नी शुरू हुई, जिससे मैं नेचर से तो हमेशा से ही, बचपन से मेरे अंदर से ही मैं कनेक्टेड था, लेकिन उससे मैं नेचर से और करीब पहुँच पाया, क्योंकि बर्ड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है नेचर का, और उससे जुड़ के मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत थैंक यू हूँ भगवान के लिए, नेचर के लिए, कि मेरे को ये मौका भी मिला, क्योंकि नेचर से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती है। नेचर आपको सब चीज़ें सिखाता है, तो सभी लोगों को किसी तरह किसी ढंग से नेचर से ज़रूर जुड़ना चाहिए, चाहे वो गार्डनिंग भी हो सकती है, चाहे कोई भी छोटी मोटी ढंग से हो सकती है वो। इसलिए तो मेरी जर्नी में जैसे मैंने बताया, एक तो मैं बर्ड फोटोग्राफी करता हूँ, और उसके अलावा प्रोफेशन तो करता ही हूँ। उसके अलावा आजकल मेरे को रिसेंटली मैंने पानी के बारे में बहुत पढ़ा था, वाटर के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में, हमारे ओशंस कितने ख़राब हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अल्टीमेटली तो पानी ही पिघल रहा है, बर्फ़ पिघल रही है। तो इसलिए मेरे को वाटर से बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने स्कूबा डाइविंग भी सीखी है। मैं स्कूबा डाइविंग का भी एडवांस स्कूबा डाइविंग सर्टिफाइड, पैडी सर्टिफाइड डाइवर हूँ, और उसमें भी मेरा आगे चल के है कि जैसे अब बर्ड्स के लिए था तो मैं फिशेस के लिए या कॉरल्स के लिए, प्लास्टिक पोल्यूशन जो है उसके लिए जो भी कर पाऊँगा को अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूँगा। और उसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि अपना मेंटल स्टेबिलिटी रखना है ना। तो किसी भी फॉर्म ऑफ योगा बहुत ही हमारे पूर्वजों से करते रहने, और सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमसे सीख के योगा में आगे बढ़ गए, है ना। अब दुनिया के बेस्ट योगा टीचर ढूंढोगे तो आपको इंडिया के बाहर के ही मिलेंगे। तो हमको ये ट्रेंड वापस चेंज करना है और हमको वापस इंडिया लाना है ये चीज़, क्योंकि शुरुआत तो योगा की यहीं से हुई थी। और तो योगा, मेडिटेशन, जिस भी फॉर्म में आप करना चाहें वो ज़रूर करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस तो हर आदमी के लाइफ में किसी ना किसी तरह से आएगा ही। तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे आप रिएक्ट करते हो इस स्ट्रेस को, यही आपकी पूरी लाइफ बताता है। Exactly. हर सिचुएशन
कि वो आपने कैसे हैंडल किया। सर आपने कैसे किया? हाँ मतलब आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ मतलब कैसे कर लेते हैं? देखिए फिर तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आता है टाइम मैनेजमेंट, है ना। ये सब मेरे को लोग पूछते हैं कि आप ये भी कैसे कर लेते हैं, वो भी कैसे कर लेते हैं। मैंने कभी टाइम को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। मैं टाइम का बहुत ही पंक्चुअल आदमी हूँ, लेकिन अगर चीज़ कोई करनी है तो फिर करनी है ना। उसमें फिर सोचना नहीं है। जैसे अब मेरा थोड़ा सोशल मीडिया में बिजी होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैं एक डायरी मेंटेन करता हूँ। मेरे आजकल तो फ़ोन में नोट्स लिखता हूँ, टू डू थिंग्स होती है। जैसे मेरे को आज के दिन शुरुआत हुई तो मेरे को सर्जरीज़ की लिस्ट थी, मेरे को कितने पेशेंट्स देखने हैं उसकी पूरी लिस्ट थी, वो सब तो थी। उसके अलावा मेरे को मुंबई में मेरी एक गैलरी में फ़ोटोज़ लग रही हैं, तो उसके लिए मेरे को ईमेल भेजना था। तो ये सब मेरे पास लिस्ट ऑफ वर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं इतनी चीज़ें कैसे करूँगा। तो लिस्ट ऑफ अपनी एक खुद की पर्सनल डायरी ज़रूर बनाएं, चाहे आप लिख के बनाएं चाहे फ़ोन पे बनाएं। आजकल तो फ़ोन पे भी सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि तभी टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर जैसे मेरे को ये सपोज इंटरव्यू देना था, तो इसके लिए भी मैंने लिखा था टाइम, नहीं तो मैं आपसे सुबह भी बात हुई थी, फिर मैंने टाइम निकाला किसी तरह। तो टाइम मैनेजमेंट आप चाहोगे तो हर चीज़ के लिए टाइम निकल सकता है, और आप बहाना ढूंढना चाहोगे तो आपके पास किसी चीज़ के लिए दुनिया में टाइम नहीं होगा। एग्जैक्टली सर, चलते चलते एक मैसेज व्यूअर्स के लिए, और कि आप नेचर से कनेक्टेड रहिए, वो आगे से। ठीक है, तो 2 सजेशंस मैं दूंगा। एक तो ऑब्वियसली सबसे पहले हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है आपकी लाइफ में। आपको आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, आपको फैमिली को सपोर्ट करना है, तो हेल्थ मतलब दोनों चीज़, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, है ना। स्पिरिचुअल हेल्थ मेंटल हेल्थ में ही आ जाएगा। स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब पूजा पाठ कर लीजिए या मेडिटेशन कर लीजिए, जो भी। तो फिजिकल हेल्थ में एक तो सही डॉक्टर के पास सही समय पे पहुंचने की कोशिश करिए, क्योंकि आजकल की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो आपको इलाहाबाद से कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद में सारी मेडिकल अच्छे से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है ना। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से लेके बड़े बड़े मशीन, सीटी स्कैन, MRI, सब चीज़ सब इलाहाबाद आपके शहर में उपलब्ध है। कैंसर सर्जरी से लेके, तो सही सेंटर पे। लेकिन इम्पॉर्टेंट है सही टाइम का। और मैं भी कई वीडियोज़ आम तौर पर बना जा रहा हूँ, जिस इम्पॉर्टेंट होता है अवेयरनेस। मतलब कई, फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया, उसके अलावा भी और कई बीमारियां हो गई जो कि आप होने से पहले ही रोक सको, तो उसके बारे में आप लोगों को जागरूकता फैलना, मतलब अवेयरनेस पहुंचना ज़रूरी है। उसके लिए जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं धीरे धीरे आगे वीडियोस बनाते रहूँगा, ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता चलती रहे। तो फर्स्ट थिंग इज़ प्रिवेंशन, हेल्थ की सबसे इंपॉर्टेंट है। और सही जगह पे आपको अगर कोई बीमारी हो गई है तो आप घूमिए टहलिए से ज़्यादा सही जगह पहुँचिए। और 200-500 रुपये थोड़ा बचाने से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी OPD फीस 500 है ना। अगर कोई गरीब मेरे पास आ जाता है तो मैं उसको फ्री में भी देख लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं तो, अगर आपके लिए तो एक दरवाज़ा तो कभी भी खुला है, आप कभी भी कितनी भी दूर से देख रहे हैं, आप आ जाओगे। तो अगर मेरे को इलाज के लिए मेरे से एडवाइस मांगोगे तो आप फीस नहीं भी होगी OPD तो भी मैं आपको एडवाइस दे दूंगा, है ना। नेचर से कनेक्टेड रहिए, और अपनी फैमिली, सोसाइटी और अपने पर्सनल के बारे में छोड़ के नेचर को भी बचाना आपकी जिम्मेदारी है। हम करंट यूथ, हम करंट जो लोग हैं इस धरती पे, उनकी जिम्मेदारी है। नहीं तो 100 साल बाद तो बहुत दूर की बात है, 20 साल बाद भी कुछ नहीं बचेगा, 10-20 साल बाद भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप पानी की कमी हो जाएगी, आपको पौधे नहीं मिलेंगे, आपको फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। इमेजिन करिए कि आप अभी बच्चा आपका हो 5 साल का, मेरी बच्ची है 6 साल की, जब वो 50 साल की होगी, उसको अगर फॉरेस्ट देखने को ना मिले तो बर्ड्स तो दूर की बात है। और ये कोई एक ख्याल नहीं है। डेविड एटनबरा की एक मूवी है लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ, उसको आप देखिए, उसमें साइंटिफिक फैक्ट्स है कि क्या हाल हुआ है पिछले 95 ईयर्स में प्लैनेट अर्थ का। और उसमें उन्होंने प्रिडिक्शन भी बताया है कि अगर हम इसी रफ्तार से ख़राब करते गए तो कुछ नहीं बचने वाला है। तो दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इज टॉकिंग ऑफ अ वेरी सीरियस इशू दैट वी हैव टू वेक अप नाउ। तो ये मेरे 2 टेक होम मैसेजेस थे। ओके सर, ये क्वैक्स जो जिस तरीके का फैला हुआ है, बड़े र्यूमर्स भी फैलते हैं, तो इसको कैसे? तो प्रयागराज के लिए लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इधर उधर घूमने से पहले सही डॉक्टर के पास जाए। छोटे हॉस्पिटल्स में जो छोटी बीमारियां हैं वो ज़रूर ट्रीट करें, जो छोटी खांसी जुकाम, थोड़ा डिहाइड्रेशन, पेट की तबीयत, वो सब ठीक कराए। लेकिन बड़ी बीमारी के लिए आप सही बड़े हॉस्पिटल जाए, पैसे के बारे में ना सोचते हो, कई सुविधाएं उपलब्ध है। सर, अगर आपको सरकारी सुविधा चाहिए तो यहाँ स्वरूप रानी में भी सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं कर दी हैं। तो सही डॉक्टर के पास जाए। और होम्योपैथी और आयुर्वेदा सही प्रैक्टिस है, लेकिन उसको उन्हीं तक सीमित रखे जो वो बीमारी सीख कर सके। और होम्योपैथी और आयुर्वेदा में ये बात इंपॉर्टेंट एक ये भी है कि जैसे मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो उसके साथ में भी आप कर सकते हैं।
तो अब उनसे अगर आपको उस पर विश्वास है, मेरे को भी उस पर विश्वास है, तो आप वो साथ में करिए, लेकिन एक एलोपैथिक एक सही डॉक्टर से आप एडवाइस ले लेंगे। अगर छोटी मोटी चीज़ है तो आप उनका कंटिन्यू करिए, अगर बड़ी बीमारी है तो कम से कम नज़रअंदाज होकर लेट तो ना हो जाए। सर चलते चलते प्रयागराज के लिए एक मैसेज। तो प्रयागराज के लिए प्रयागराज के वासियों के लिए, सबके लिए मैं ये बोलूँगा कि देखिए, मैं आज जो भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, मैं प्रयागराज की वजह से हूँ। मेरे पिता ने, डॉक्टर ए के बंसल ने प्रयागराज के लिए ही प्रयागराज का पहला हॉस्पिटल खोला था उस ज़माने में, जीवन ज्योति हॉस्पिटल। वो आज भी मैं उन्हीं की श्रद्धा में, उन्हीं की मोटिवेशन से आगे बढ़ा रहा हूँ, इसीलिए कि आप सब लोगों के लिए जो भी हम कर सकें एज डॉक्टर अर्पित बंसल एंड जीवन ज्योति की तरफ से जो भी हम करने की कोशिश करेंगे, हम ज़रूर करते रहेंगे आगे भी। और उससे बढ़कर मैं चाह रहा हूँ कि ये सुविधा और लोगों तक अवेयरनेस ज़्यादा पहुँचे, प्रयागराज के सभी लोग अवेयर हो और हम प्रयागराज को एक मैप में ला सके कि यहाँ के लोग, सब लोग जानते हैं सब बीमारी के बारे में। थैंक यू प्रयागराज। थैंक यू सो मच सर। और यही है कि नेचर के साथ जुड़े रहिए, खुश रहिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करिए, और अगर कोई भी डाउट है तो उस डाउट को क्लियर करिए। अगर वो हेल्थ से रिलेटेड है तो सबसे पहला काम वही करिए। थैंक यू सो मच।